गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू मैम। अपने बारे में कुछ बताइए बिना अपनी व्यक्तिगत जानकारी दिए। मैम मैं क्लास 10 संतरेसा गर्ल्स हाई स्कूल बेतिया से की हूँ। क्लास 12 सरस्वती विद्या मंदिर बेतिया से की हूँ। ग्रेजुएशन मेरा इकोनॉमिक्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी सत्यवती कॉलेज इवनिंग से था। ओके, सत्यवती कॉलेज। ये सत्यवती कौन थी? सत्यवती जो थी वो ग्रैंड डॉटर थी स्वामी श्रद्धानंदा की। वो एक फ्रीडम फाइटर थी। हमारे जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था उसमें वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दिल्ली की तरफ से। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। ये मुझे बताइए कि आपका ग्रेजुएशन किस विषय से रहा है? इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से। और ऑप्शनल आपका? इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से। यस मैम। अभी आप महिलाओं का रोल बताइए फ्रीडम फाइट में। आप मुझे बताइए कि महिलाओं का क्या रोल रहा है इंडियन डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक दृष्टि से बताइएगा यस मैम। कि वुमेन का क्या रोल रहा है इंडियन डेवलपमेंट में। मैम अगर वुमेन का देखा जाए तो उनके साथ ये है कि और वो एजुकेटेड होती हैं तो ऐसा बोलते हैं अगर एक महिला एजुकेटेड है तो उनके पूरे फैमिली एजुकेटेड होती है, जिससे हमारे देश में जो है वो एजुकेशन सिस्टम है जो बच्चे उनका लिटरेसी रेट भी इंक्रीज होता है। साथ में ये भी साथ में बहुत सारे गवर्नमेंट भी बहुत सारी योजना के थ्रू हमारे वुमेन को एम्पावरमेंट कर रहे हैं ताकि वो आगे बढ़े, जिससे उनके तो कर रही है गवर्नमेंट। मेरा सवाल मैं पुनः प्रश्न करती हूँ। वुमेन का क्या रोल रहा है, महिलाओं का क्या रोल रहा है भारत के आर्थिक विकास में? सॉरी मैम। आप मुझे किसी भी महिला एंटरप्रेन्योर या बिजनेस वुमेन का नाम बता सकती है जिसका कोई रोल रहा हो इंडियन डेवलपमेंट में? मैम जैसे कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण है, वो अभी हमारे सारे मोस्टली वुमेन है उनके लिए रोल मॉडल की तरह भी काम करती हैं कि एक फाइनेंस में एक सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का काम करके कैसे अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना, कैसे हमारी जो महिलाएं हैं उनको कैसे प्रमोट करना। ऐसा क्यों होता है? जैसे अगर मैं पूछूं किसी वुमेन का नाम, यस मैम, एक भी वुमेन का नाम सामने नहीं आता है इकोनॉमिकल दृष्टि से। अभी मैं मैन का नाम पूछ लूँ तो 2-4 नाम अभी आपको आ जाएंगे, अंबानी से लेके अडानी से लेके रतन टाटा तक। यस मैम। ऐसा क्यों हो रहा है कि वुमेन का नाम किसी को नहीं मालूम? क्या सेक्टर में वुमेन्स नहीं है या उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है? अगर नहीं है तो इसके पीछे की वजह क्या रही है? मैम कंट्रीब्यूशन तो है बहुत सारी, जैसे कि जो एक नायका ऐप है उनकी फाउंडर भी एक वुमेन ही है, तो मैम कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जिस हिसाब से एक वुमेन है जैसे अंबानी हो गए, रिलायंस, तो इनका शेयर है ये ज़्यादा पॉपुलर है। उसका मेनली जो रीज़न ये है ना कि जो पहले के टाइम में हमारे जो वुमेन का कंडीशन था वो उतने सोशली एम्पावर नहीं थे, वो उतनी इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं थी। बट अब के टाइम में ऐसा है कि वो सोशली और इकोनॉमिक एम्पावर, और इन फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि ऐसा नाम आ सकता है। चलिए, बहुत अच्छा। सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम आपने सुना होगा? यस मैम। इसमें वुमेन्स का क्या रोल रहा है? इसने कैसे वुमेन्स को एम्पावर किया है? मैम सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये है कि जो मेनली क्या होता है गांव के टाइम में मेनली जो सोशली और इकोनॉमिक एक वुमेन हो गई जो थोड़ी डेवलप्ड है, उस मामले में थोड़ी एजुकेटेड है, वो एक ग्रुप बनाती हैं जिसमें होता है कि वहाँ के आसपास की एरिया है उसको डेवलप करती है, जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, जैसे MSME है, जैसे वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। और वहाँ में जैसे उनके जैसे दीदी रसोई है, कम्युनिटी किचन है, इसके थ्रू वहाँ के जो फीमेल में जो भी प्रॉब्लम है उसको भी वो दूर करती हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। ये मुझे बताइए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट से आप क्या समझती हैं? मैम ग्रोथ का मतलब ये होता है कि हमारा जो देश है ना वो ग्रोथ कर विदाउट एनी मतलब मेनली वो क्वांटिटी के टर्म में ग्रोथ कर रहा है। जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्वालिटी के टर्म में होता है, जैसे हमारा उससे एजुकेशन सेक्टर इंक्रीज होता है डेवलपमेंट में, जो हेल्थ सेक्टर है उसमें वो डेवलपमेंट होता है। तो मेनली जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटी के टर्म में। आपकी हॉबी में कुकिंग है? यस। देखा जाता है कि लड़कियों को जो कुकिंग सिखाई जाती है वो ये बात कह के कि तुमको खाना बनाना आना ही चाहिए। यस मैम। ठीक है,
और लड़कों को जो सिखाई जाती है या फिर लड़के इसको एज ए हॉबी लेते हैं और लोग बहुत ज़्यादा वाहवाही करते हैं, और लड़कियां वही खाना उससे ज़्यादा टेस्टी बना दे तो लोग कहते हैं ये तो तुम्हारा काम है। ऐसा जेंडर डिफरेंस क्यों है यहाँ? मैम मेनली ये सब अभी के टाइम में तो बहुत कम होने लगा हुआ है। बहुत सारी अब है कि हमारे जो सेफ कुक है वो वुमेन में भी बहुत पॉपुलर हो रही है। बट पहले के टाइम में जब हमारा समाज था ना, उस समय उनको ये लगता था कि नहीं, महिला का बस एक ही काम है, वो घर का ही काम करे। इसकी वजह से महिला कितना भी अच्छा खाना बनाती थी तो उनको ये लगता था कि नहीं, ये इनका तो काम है। बट अभी के टाइम में जब धीरे धीरे जेंडर इनइक्वालिटी ख़त्म हो रहा है, इक्वालिटी आ रहा है, तो उसमें ये है आपका कि ये जो डिफरेंस है ना वो ख़त्म हो रहा है। अब अगर गर्ल्स का भी हो या मेंस का, उनका हॉबी अगर कुकिंग है तो वो आगे अपना परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, आपने जेंडर इनइक्वालिटी की बात की। एक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स आता है, आप बता सकती हैं कौन पब्लिश करता है इसे? सॉरी मैम, अभी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है। अच्छा, रैंक मालूम इसमें इंडिया की? कंफर्म नहीं होगा, सॉरी मैम। कोई बात नहीं। तो बिहार में पश्चिमी चंपारण से, यस सर। तो क्या आप पश्चिमी चंपारण के संदर्भ में कुछ आप विशेष बता सकती हैं? जैसे पश्चिमी चंपारण में हमारा बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। उसके अलावा जो एक और वहाँ पे ये उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ वेस्ट चंपारण में बेतिया राज जो है वो बहुत फेमस है। उसके अलावा जो अभी गवर्नमेंट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, उसमें शुगर कैन जो है वो वेस्ट चंपारण का एक प्रोडक्ट चूज़ किया हुआ है। तो आपने पहले डेवलपमेंट के संदर्भ में महिला में बोला था एजुकेटेड, यानी एजुकेटेड होना है तो विकास भी होगा, हर चीज़ होगा। यस सर। लेकिन अक्सर गांव में भी देखा जाता है कि महिलाएं एजुकेटेड ना होकर के उनके पास बौद्धिक ज्ञान होती है, जिसको हम नॉलेज कहते हैं। यस सर। तो आप मुझे बताइए कि आज के डेट में एजुकेटेड होना ज़्यादा जरूरी है कि नॉलेज का होना ज़्यादा जरूरी है महिलाओं के संदर्भ में? सर, नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन भी ज़रूरी है, लेकिन एक अगर आप अपने जैसे आपको जॉब करना है या इस फील्ड में है, उसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करना है। बट जो नॉलेज होता है, जो मेनली रूरल सेक्टर की जो वुमेन होती है उनको जो नॉलेज होता है वो होता है कि वहाँ के आसपास में वहाँ का वो अपना डेवलपमेंट कैसे कर सकती है, वो कैसे ग्रोथ कर सकती है, उस पर उनका वो ज़्यादा अच्छे से कमांड कर पाते हैं। तो आपने शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में एजुकेटेड नॉलेज की बात की। अब आप अपनी लाइफ में बताइए कि क्या आप केवल एजुकेटेड होकर के या फिर नॉलेज होकर के दोनों के करके जीवन को व्यतीत कीजिए कि सिर्फ एजुकेशन की बात? और सर दोनों के लिए। जैसे कोई एक इंसिडेंट बताइए या कोई उदाहरण बताइए आप। सर जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम फाइनेंस का ही हम लोग देखें तो अगर हम लोग के पास अगर पैसा है, वो हमारे पास नॉलेज है कि उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम एजुकेटेड होंगे कि नहीं एक फ़िक्स अमाउंट को हम कहाँ पे खर्च करेंगे जिससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो, इसमें हम एजुकेशन और नॉलेज और एजुकेशन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। आपने एमएसएमई की बात किया और वर्तमान में देखा जाए देश में बेरोजगारी की बहुत समस्या बढ़ते जा रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्री बैठ भी नहीं रहे हैं। एमएसएमई की बात की जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके विकास पे भी काम किया जाना है। लेकिन अभी भी खास करके बिहार के क्षेत्र में देखा जा रहा है कि एमएसएमई के समक्ष बहुत ऐसी चुनौतियाँ भी आ रही है, जिससे बेरोजगारी को लेकर के लाख उपाय करने के बावजूद भी कम नहीं होती है। तो बताइए कि एमएसएमई के संदर्भ में या उसके समक्ष क्या क्या चुनौती हो रही है और उसको दूर करने के लिए क्या हम कर सकते हैं? सर पहला कि मैं चुनौती बताऊंगी उसमें ये है कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा रहा है, उनको जितनी फंडेड की ज़रूरत है वो फंडेड नहीं होता है। दूसरा होता है कि अगर वो एमएसएमई सेक्टर अगर वो स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो उनके पास ये जो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है उसके लिए कोई एक फ़िक्स विंडो नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमना पड़ता है अप्रूवल के लिए। फिर दूसरा हो जाता है कि जैसे हमारे बिहार में है कि थोड़ा सा लैंड एक्वाइजेशन का जो समस्या है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से उसमें प्रॉब्लम आती है। सर सुधार में हम लोग ये कर सकते हैं कि जब इन गवर्नमेंट का बहुत सारा इसमें जैसे रैंप है, उसके अलावा हम एक सिंगल विंडो सिस्टम ला सकते हैं जिसके थ्रू कि उनका जितना भी क्लियरेंस है इंडस्ट्री स्टेबलाइज करने के
के मामले में वो अच्छे से हो जाए। सिंगल विंडो सिस्टम क्या है? उसमें यह है कि जितने भी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट का जिस विभाग से आपको क्लियरेंस लेना है वो एक ही जगह जाए और वहाँ पे वो सारे डिपार्टमेंट जो हैं वहाँ से उनको वहाँ पे क्लियरेंस मिल जाए। तो आपने इकोनॉमिक्स से पीजी भी किया हुआ है ना? नो सर, ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो आपने एडम स्मिथ के बारे में तो पढ़ा भी जरूर होगा। यस। उनकी कोई एक महत्वपूर्ण जो काफ़ी फेमस है बुक, उस किताब का क्या नाम है? सॉरी सर, अभी नहीं याद। अच्छा, इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन के अंतर बता सकती हैं आप? इन्फ्लेशन क्या होता है और स्टैगफ्लेशन? यस सर, इन्फ्लेशन में ये होता है कि जो हमारा प्राइस रेट है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होता है एक एवरेज रेट पे, बट जब वो प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है साथ में इन्फ्लेशन के साथ साथ हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होने लगता है, तो वो स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन आ जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन का बात कर रही थी। इन्फ्लेशन होता क्या है? सर, इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब एक प्राइस इंक्रीज होता है तो एक एवरेज जो हमारा प्राइस इंक्रीज होता है उससे ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है, तो उससे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कारण है इन्फ्लेशन का? इन्फ्लेशन का मेनली दो कारण हो जाता है। एक डिमांड पुल कारण होता है, एक सप्लाई पुश उसका कारण हो जाता है। डिमांड पुल में ये होता है कि जो जितना हमारा मार्केट में जो जितना डिमांड है, मार्केट में जितना सप्लाई है उससे ज़्यादा हमारा डिमांड हो जाता है। और जो सप्लाई पुश होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा इनपुट होता है, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है। बैंकिंग व्यवस्था में यदि इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो बैंक आरबीआई क्या करेगी? उनकी पॉलिसी अपना मॉनेटरी पॉलिसी उसमें ये है कि वो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है उस समय का जो इन्फ्लेशन रेट है उसके। इन्फ्लेशन हाई होने पे क्या करेगी? इन्फ्लेशन हाई होने पे वो जनरली रेपो रेट इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मार्केट में लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगा, उससे हम इन्फ्लेशन पे कुछ कंट्रोल पा सकते हैं। बायर मार्केट और सेलर मार्केट में क्या डिफरेंस है? बायर मार्केट में मेनली जो होता है कि जो डिमांड होता है, डिमांड हाई होता है कंपेयर टू सप्लाई, जिससे इसका मतलब ये कि जो सप्लायर होते हैं वो कम होते हैं, जो डिमांड होते हैं मेनली हम लोग रियल एस्टेट में यूज़ करते हैं। और जो सेलर मार्केट होता है उसमें ये होता है कि जो हमारा सप्लाई होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू डिमांड। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? की लाभांश। सर, डेमोग्राफिक डिविडेंड मेनली हमारे पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है। ये मेनली तीन स्तर के होते हैं, जिसमें पहला ये होता है कि सॉरी सर, अभी कंफ्यूज है। इकोनॉमिक्स में आता है तो मिश्रित कृषि क्या होता है? मिश्रित कृषि सर, इसमें मेनली होता है कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों अपना कंट्रीब्यूट करके एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मॉडर्नाइजेशन होता है उसे हमें कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा टेक्नोलॉजी से हेल्प लेके और उसको हम डेवलप कर सकते हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारा स्कीम होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमिक्स मेनली होता है जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों कंट्रीब्यूट करके उस इकोनॉमी को चलाते हैं, उसको मिक्स्ड इकोनॉमिक्स कहते हैं। HDI क्या होता है? HDI डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। ये मेनली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जिसमें हम मेनली इनइक्वालिटी जो हमारे देश में से एजुकेशन फील्ड में, हेल्थ सेक्टर में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो सेक्टर है उसके थ्रू हम इंडेक्स निकालते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारे देश का जो ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर है वो किस हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कौन जारी करता है हमें HDI इंडेक्स? सॉरी सर, स्थानीय शासन, आप पंचायती राज व्यवस्था में जाना चाह रही हैं ऑडिट करने के लिए। स्थानीय शासन क्या होता है? सर पंचायत, सॉरी सर क्वेश्चन नहीं समझ पाया। शासन लोकल गवर्नमेंट में आप पंचायत ऑडिटर बनेंगे। Yes. लोकल क्या होता है स्थानीय शासन?
लोकल गवर्नमेंट मेनली मतलब हमारे देश का सबसे ग्रास रूट लेवल पे काम करता है, जिसको हम लोग 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत लेके आए थे। इसमें मेनली 3 स्तरीय होता है, जिसमें कि ग्राम लेवल पे होता है, पंचायत लेवल पे होता है और जिला लेवल पे होता है। इसमें मेनली क्या होता है कि जो हमारे गांव के जो ग्रास रूट प्रॉब्लम होता है, जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको बहुत अच्छे से जान सके और उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर सके। हाँ, तो अपने स्थानीय शासन में सिर्फ ग्राम पंचायत होने के शहरों के लिए क्या वो भी तो स्थानीय शासन है? तो शहर के लिए उसके लिए 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के कारण शहर के लिए म्यूनिसिपैलिटी लाया गया था। स्थानीय शासन के 2 प्रकार हैं। ठीक है, तो बताइए पंचायती राज व्यवस्था में आप ऑडिटर बनना चाहेंगी, तो ऑडिट का प्राइम इंस्टीट्यूशन इंडिया में कौन सा है? एपेक्स इंस्टीट्यूशन इंडिया, कैग कहाँ संविधान में बनना था? संविधान में आर्टिकल 148 के तहत कैग का वर्णन किया गया। 148 बनने का काम क्या है? सर मेनली उनका काम ये है कि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों के गवर्नमेंट का जो भी उनका अकाउंट्स होता है, जो उनका लेन देन होता है, स्कीम का लेन देन होता है, उसको ऑडिट करना। ठीक है, आप ऑडिट इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई हैं, तो आप ये ऑडिटर आपको क्या लाभ मिलेगा दूसरे स्टूडेंट की तुलना में जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं आप, तो ऑडिट में आप कैसे काम करेंगे? इकोनॉमिक्स पढ़ने से आपको क्या फायदा मिलेगा? और सर ऑडिट में मुझे ये लगता है कि जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े उसमें मेनली हम लोग मिनिमम रिसोर्स को कैसे हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे फंड को कैसे इफ़िशेंट वे में एलोकेट कर सकते हैं, इसके बारे में सिखाया जाता है। मैं जब ऑडिटर के पोस्ट पर जाऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि वो जो मैंने पढ़ा था उसको मैं अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकूँ, ताकि जो भी गवर्नमेंट का मिनिमम रिसोर्सेज उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करूँ। और साथ में मैं ये भी कोशिश करूँगी कि मैं एक सलाह दे सकूँ कि आप इस स्कीम के लिए या इस फंड के लिए आप इतना एलोकेट करें ताकि उसका जो डेवलपमेंट हो वो काफ़ी अच्छे से हो सके। पंचवर्षीय योजना चल रही थी पहले, आपने अभी नीति आयोग के योजना आयोग के स्थान नीति आयोग का स्थापना किया गया, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर जो पंचवर्षीय योजना है उसमें पहले ये होता था कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का योगदान नहीं होता था, लेकिन अभी जो नीति आयोग है वो मेनली फेडरलिज्म पे काम कर रहा है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के भी मिनिस्ट्रीज मिल के साथ में गवर्नमेंट का पॉलिसी बनाती हैं। जो मेनली ये होता था प्लानिंग कमीशन तो इम्प्लीमेंट एजेंसी होती थी, लेकिन जो नीति आयोग है ये मेरे गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, ये गवर्नमेंट को एज अ पॉलिसी के बारे में बताते हैं और गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले भी तो राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग के साथ काम करती थी, उसमें भी सारे राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे। यस सर। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था में आपको क्या खामी लग रहा है अभी? बिहार की पंचायती राज व्यवस्था में क्या खामी है, उसको आप सुधार करना चाहेंगे? सर मुझे लगता है कि जहाँ तक बहुत ज़्यादा होता है पंचायती राज में कि वहाँ पे एलोकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बहुत सारे पंचायती राज में वहाँ पे स्ट्रक्चर भी नहीं है, जिससे वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो लोग हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये मुझे बताइए कि करंट अफेयर आप पढ़ती हैं? इसमें कोई करंट न्यूज़ बता सकती हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, उस पर? मैम जैसे अभी कुछ टाइम पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो फ्रांस और यूएई के दौरा पे गए हुए थे, 3 दिन के दौरा पे। फ्रांस में वो 13 से 14 जुलाई को रहे थे और यूएई में वो उन्होंने 15 जुलाई को आया था। अभी नेशनल न्यूज़ में मेनली जो मणिपुर राइट्स को लेके बहुत ज़्यादा जमी। ठीक है, मणिपुर राइट्स को लेकर है, मणिपुर क्राइसिस चल रहा है, क्या इसका मुख्य रीज़न आपको लगता है? मैम इसका मेनली है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि वहाँ पे जो मणिपुर में जो एक मणिपुर में एक कमेटी है, जो मैत्री कमेटी है, वो मेनली अपना एसटी का वो स्टेटस चाहते थे। बट वहाँ के जो दूसरे ट्राइब है, जो जैसे कुकी और नागास हो गए, वो नहीं चाहते कि उनको मैथियों को एसटी का स्टेटस मिले। इसके वजह से वहाँ पे वो जो दोनों कमेटी उनके बीच में क्राइसिस चल रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? नागा और कुकी को तो मिला हुआ एसटी स्टेटस, मैथी को भी दे दें।
इससे दिक्कत क्या है? अब एक्चुअली क्या है, जो मैथी है ना उनके साथ ऐसा है कि वो इकोनॉमिकली के साथ साथ फाइनेंशियल, साथ में एजुकेशनल से रिलेटेड भी वो थोड़ा एडवांस है। इसकी वजह से जो कुकी और जो नागा ट्राइब है उनको ये लगता है कि जब इनको ये स्टेटस मिल जाएगा तो इनसे ये ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे, इनको जॉब का जो मिले, जॉब में प्रॉब्लम आने लगी जो कुकी और नागा ट्राइब से। और साथ में जो मणिपुर स्टेट है उसका जो जोग्राफिकल एरिया का अप्रॉक्स 60% एरिया में जो मिले इंफाल वाला एरिया है उसमें मैती कम्युनिटी है। और इनके पास, जिससे इनको ये राइट नहीं है मैती को कि वो एसटी जो हैं जैसे कुकी और नागा हैं उनके लैंड को खरीद सकते हैं। बट जब इनको एसटी का राइट मिल सकता है, जिससे ये फाइनेंशियल एडवांटेज इनको मिला हुआ है, तो जिससे ये हो सकता है कि जो इनको एसटी का अगर स्टेटस मिलता है तो वो जो कुकी और नागा से उनके भी ज़मीन को खरीद सकते हैं, जिससे उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, आपने कहा कि एसटी स्टेटस मिलेगा तो और डेवलप होंगे वो लोग। ये मुझे बताइए कि आज़ादी से लेके अभी तक एसटी स्टेटस मिला हुआ है, कई कास्ट को मिला हुआ है, कई को एससी स्टेटस मिला हुआ है, शेड्यूल्ड ट्राइब का, शेड्यूल्ड कास्ट का, दोनों स्टेटस मिला हुआ है। तो आपको लगता है कि जो हम लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं इससे किसी का अपलिफ्टमेंट हुआ है? अगर अपलिफ्टमेंट हो गया है तो हम लोग को विड्रॉ कर लेना चाहिए उन सर्टेन कम्युनिटी से? यस, मुझे तो लगता है कि अगर उनकी डेवलपमेंट तो हुई है, जैसे होता है कि पहले टाइम में जो एससी एसटी रहता था उनका जो इकोनॉमिकल और प्लस उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था, वो अभी के टाइम में जो काफ़ी कम है कि गवर्नमेंट के बहुत ऐसे कानून हैं जिसके थ्रू है कि अगर आप एसटी पे या एससी कम्युनिटी पे और आप किसी भी तरह का अत्याचार करते हो तो उससे आपको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलेगी। हाँ, मैं आपकी इस बात से एग्री भी हूँ कि अगर उनकी अपलिफ्टमेंट अगर एक कम्युनिटी को हो गई है तो उनसे वो स्टेटस हटा के जिनको जो ज़्यादा नीडी है उनको देना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप इंटरव्यू समाप्त हुआ एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। सॉरी मैम। आ जाइए फीडबैक सर, बताएं आपको। देखिए, एक्सप्रेशन हर चीज़ ठीक था, लेकिन आपने कुछ माने उसको ब्लंडर भी बोला जा सकता है कुछ शब्द को लेकर, जैसे सर ने भी पूछा हुआ था। आपने मिक्स एग्रीकल्चर की बात की गई थी, मिक्स एग्रीकल्चर की। यस सर। और आपने क्या किया था, गवर्नमेंट के इंडस्ट्री को उसी में आपने बस कर दिया था, जबकि मिक्स एग्रीकल्चर का मतलब कृषि के साथ साथ पशुपालन होता है, ये हो गया। यस सर। दूसरी चीज़, बीच में आपने स्ट्रक्चर की बात किया। स्ट्रक्चर नहीं, उसको बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत संरचना बोला जाता है, क्योंकि संरचना कई प्रकार के होते हैं। क्योंकि आपने डेवलपमेंट की अगर बात की जा रही है आपसे, तो कुछ माइनर जो शब्द जो हैं, उसके बाद सर ने पूछा था आपसे योजना आयोग और नीति आयोग के संदर्भ में, तो आपने फेडरलिज्म शब्द का यूज किया, जबकि फेडरलिज्म ना हो करके कोऑपरेटिव सेट फेडरलिज्म हुआ, सहकारिता और संघवाद की बात की जाती है। संघवाद दूसरा चीज होता है और सहकारी संघवाद दूसरा चीज होता है, बाकी और सब ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा सुधार है, बाकी एक्सप्रेशन है बोलने की, चलिए सब ठीक है। थैंक यू। जब भी क्या बोले थोड़ा सा हरा के मत, सब चीज़ आपको आता है लेकिन एक बार में मिक्स कर दे रहे हैं, ये भी बोल दे रहे हैं सारा चीज़, जैसे लगता है तुरंत बोल दे रहा है सारा चीज़, वैसा नहीं, स्पष्ट बोलिएगा, आराम से बोलिए, कुछ नहीं करना है, आराम से। और सब चीज़ का जवाब दे रही थी पूरा नागा कुकी जितना मैटर सब आपको कॉन्टेक्स्ट मालूम था, लेकिन नहीं होता है, सब मिक्स हो रहा था। थोड़ा सा जितना प्रश्न पूछे उतना ही दीजिए, क्योंकि ज़्यादा आप जैसे ही बढ़ेंगी आपसे एक्स्ट्रा प्रश्न हो जाएगा, फिर आपको फंसा दिया जाएगा, ठीक है। फिर सर ने पूछा एपिक इंस्टीट्यूट, तो CAG नहीं बोलना है, ये कैग नहीं बोलना, आपको फुल फॉर्म में बोलना है, ठीक है। फिर सबसे बड़ा भी अपने ब्लेंडर के सुप्रीम कोर्ट का नहीं, मणिपुर के हाई कोर्ट का ये फैसला था कि मैटी को ST का स्टेटस, शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को माइनर चीज़ों को ध्यान रखिए, बाकी सब आपका बहुत अच्छा है। आराम से बोलिएगा तो सब याद हो जाएगा, बोलिएगा आराम से, आराम जल्दी बोलने के चक्कर में आप शॉर्ट करिएगा या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मिक्स होगा, मतलब आराम से बोलिएगा, सब ठीक है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा आपका हो जाएगा। कब है आपका? 2 अगस्त को। 2 अगस्त को ना, तो अभी थोड़ा सा टाइम है। यस मैम। जो हड़बड़ाने वाला है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू मैम।